मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोग का। घर पर तो मन लग रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं है, घर पर ही नहीं लेकिन अच्छे से पढ़िए, अपना भी ध्यान देते रहिए और साथ ही साथ जो है सो पढ़ाई भी होते रहेगा। हम लोग वो आज बात करेंगे। आपको याद ही होगा कि पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे बीमारी के बारे में, जेनेटिक डिसऑर्डर। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स में वो वाले हम लोग चर्चा किए थे डिजीज के बारे में कि डिजीज दो प्रकार का था इसमें। एगो था मेंडलिया विकार और दूसरा गुणसूत्रीय या क्रोमोसोमीय विकार। मेंडलिया विकार में बुआरी क्या काम हुआ था, तो हीमोफीलिया बीमारी के बारे में पढ़ रहे थे। और ध्यान दीजिएगा कि हीमोफीलिया में हम आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे पिछले क्लास में जो बातचीत हुई थी। तो सारा क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन उसमें था बनाने वाला। लगभग शायद आप लोग से बन ही गया होगा, लेकिन एक नजर देख लीजिए कि कैसे कैसे आप बनाए थे। हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन जो था आपका, जैसे कि हम लोग बनाए हुए थे इधर पिता के रक्त समूह में हम लोग डाले थे कि एक्स वाई, और एक जगह था एक्स वाई। इसमें वो वाले हम लोग 3 बार क्रॉस करा के आपको दिखाए थे। एक बार था एक्स एक्स एक्स, मतलब ये सामान्य मादा जननांग है, ये रोग का वाहक है और ये रोग से ग्रसित है। और पुरुष इसकी क्या है, तो पिता क्या बोले, ये सामान्य है। अब यहाँ पर देखना है कि ये पिता क्या है, रोग से ग्रसित है। और इसका संकरण अगर, मतलब इसका संबंध अगर बना रहे हैं स्वस्थ या सामान्य मादा जननांग के साथ, तो क्या रिजल्ट आएगा। दूसरी स्थिति में अगर वाहक के साथ किया जाए और तीसरी स्थिति में रोग से ग्रसित से किया जाए तो क्या क्या बातें होंगी। तो ये क्वेश्चंस आपका था। 2 क्वेश्चंस हम आपको बना करके भी दिखा दिए थे उसी दिन। इसमें से 6 क्वेश्चंस में से शायद आपको पूरा रिजल्ट भी आ गया होगा, निकाले होंगे घर पर तो। लेकिन एक बार और हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, सिर्फ ताकि आपके दिमाग में ये बात तुरंत रिफ्रेश होगा, ताकि आगे जब चलेंगे तो दिक्कतें नहीं होगी। चलिए इसमें से हम लोग कोई भी एक बना लेते हैं जिसमें से कोई दिक्कतें नहीं हो। तो चलिए सब लोग ये बना लेते हैं। नहीं, पिता क्या है, वो सामान्य है और माता जो है वो रोग से ग्रसित है। तब निकालना है पुत्र और पुत्री दोनों का क्या अनुपात निकलेगा। बस ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहला नंबर क्या करेंगे, वो इसी प्रकार की संरचना बना लेंगे जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे। और यहाँ पर पिता में जो लिंक क्रोमोसोम की संरचना है उसको दर्शा देना है। तो एक्स और वाई है, तो यहाँ पर लिखेगा एक्स, यहाँ वाई। और इसमें दिखा रहा है कि माता रोग से ग्रसित है, तो एक्स एक्स हो गया। अब इसमें हम दोनों बता देते हैं आपको कि पुत्र का कैसा होगा और पुत्री का कैसा होगा। तो चलिए इसको जब संकलन करवाइएगा तो एक्स, हाँ ठीक है, एक्स और एक्स एच वाई, एक्स एक्स हो गया और एक्स और वाई। गौर से देखो बुआ कि यहाँ पर पिता जो थे वह एकदम सामान्य है, यहाँ पर माता क्या है, रोग से ग्रसित है। और ऐसी स्थिति में जब पुत्र की बात हुई, पुत्र की अगर चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ देखिए 2 जगह पर है और दोनों जगह पर पुत्र क्या हुआ है, रोग से ग्रसित है। यहाँ पर लिखेगा 100% पुत्र रोग से ग्रसित। और अगर हम लोग पुत्री की बात करते हैं तो जरा गौर से देखिएगा, दोनों स्थितियां एक जैसी है। इसका मतलब 100% रोग का वाहक है ना। बस इस प्रकार से क्या करना है, आपको देख लेना है। वैसे तो आप लोग बना ही लिए होंगे, लेकिन एक बार फिर देख करके मिला लीजिएगा सारे बच्चे, ताकि आपको परसेंटेज निकालना क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसी में एक दूसरे डिजीज है जिसका नाम है वर्णधता। क्योंकि पहले हम लोग बात किए हुए थे हीमोफीलिया के बारे में, और हीमोफीलिया भी एक प्रकार का मेंडलीय विकार है
उसी प्रकार से वर्णधता भी एक प्रकार का क्या हुआ, मंडलीय विकार के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि इसमें भी गुणसूत्र की संख्या न घटती है और न ही गुणसूत्र की संख्या बढ़ती है। गुणसूत्र तो समान होते हैं पर इस पर कुछ एक्स्ट्रा कारक उत्पन्न हो जाता है जो खास करके बीमारी को उत्पन्न कर देता है। तो देखते हैं कि ये वर्णधता की जो बीमारी होगी, दूसरा पॉइंट बना लीजिएगा इसमें, वर्णधता। वर्णधता तो ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कभी कभी देता है, और सब्सप्लेयर में जान लेंगे कि वर्णधता बीमारी भी एक प्रकार का लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। मतलब सेक्स क्रोमोसोम इसमें भी क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम में भी क्या हुआ प्रभावित होता है कि जैसे हम लोग बात किए थे हीमोफीलिया में कि एक्स प्रभावी होता है और वाई अप्रभावी होता है, उसी प्रकार से वर्णधता की बीमारी में भी क्या होता है, एक्स प्रभावी होगा और वाई जो है वो अप्रभावी रह जाता है। और इस बीमारी में क्या होगा, जैसे कि उस बीमारी में क्या था कि रक्त शरीर से कंटिन्यू बह रहा है दुर्घटना के दरमियान, मतलब रक्त जमने की क्षमता बिल्कुल शरीर में खत्म हो जाती है। वर्णधता बीमारी में क्या होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ये बीमारी है तो वह लाल और हरे दो रंग की पहचान करने में वो बहुत ज्यादा असमर्थ हो जाते हैं। मतलब बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ रहता है कि लाल अगर उनके पास है तो वो बता ही नहीं पाते हैं कि ये लाल रंग है या हरा रंग है। मतलब सब रंग में तो लगभग ठीक रहता है, सिर्फ लाल और हरे रंग की पहचान करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन देता भी है कि वर्णधता में रोगी किस रंगों की पहचान करने में असमर्थ होते हैं, तो लाल और हरे रंग की पहचान करने में असमर्थ होते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे नंबर इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं कि वर्णधता कहेंगे किसको, है कलर ब्लाइंडनेस की अगर बात करते हैं तो अगर कहते किसको पहले परिभाषा कर लीजिए, उसके बाद हम लोग थोड़ा इस पर भी चर्चा करेंगे कि ये अगर मेल में है फीमेल में भी है तो संतान में स्थितियां कैसी बनेगी, जैसे हीमोफीलिया में बना था सेम कंडीशन हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर भी बनेगा। तो चलिए इसका परिभाषा लिखिएगा, लिखो पॉइंट को अंडरलाइन करके लिखिएगा। चलिए यह एक लिंग संलग्न अप्रभावी, यह एक लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है जिसमें रोगी लाल और हरे रंग में विभेदन क्षमता खो देता है। अर्थात रोगी लाल और हरे रंग को पहचानने में असमर्थ होते हैं। इस रोग का कारक एक्स गुणसूत्र को प्रभावित करता है, जबकि वाई गुणसूत्र इस रोग से अप्रभावी होते हैं। चलिए बस सेम बात हुई थी क्या, हीमोफीलिया वाला देख लीजिए, उसमें भी बात किए थे क्या कि एक्स प्रभावी था और वाई जो था वो अप्रभावी था। यहाँ पर भी वही बात हुई है क्या कि एक्स प्रभावी है और वाई अप्रभावी है। वहां पर रक्त जमने की क्षमता नहीं, यहाँ पर रंग में विभेद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रंग में विभेद में कौन कौन रंग बोले, हाँ लाल रंग और हरा रंग, इस दो रंग में विभेद करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है।
अब चलिए कोई इसमें भी क्वेश्चंस बनता है जैसे क्वेश्चंस वहां पर बना था, तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर भी लिखिए, उसके बाद हम लोग बना करके देखते हैं। चलिए लिखिए, तो लिखेंगे अगर अगर हीमोफीलिया से ग्रसित, नहीं हीमोफीलिया नहीं वर्णधता लिखिएगा, अगर वर्णधता से ग्रसित, अगर वर्णधता से ग्रसित पुरुष का विवाह, अगर वर्णधता से ग्रसित पुरुष का विवाह विवाह वर्णधता के वाहक, वर्णधता के वाहक स्त्री से कराया जाए, स्त्री से कराया जाए, तो इससे उत्पन्न, तो इससे उत्पन्न संतान की क्या स्थिति होगी, इससे उत्पन्न संतान की क्या स्थिति होगी। चलिए क्वेश्चन हो गया आपका। अब और इसमें भी हम लोग पहला नंबर तो गैमेट की चर्चा कर लेते हैं, युग्मक कैसा होगा इसमें और एलील का जोड़ा क्या क्या लगेगा। तो पहले देखिए पिता के बारे में, बुआरे पिता करिए या लड़का का जो भी होगा वो सूत्र। अगर इसमें भी x और y है तो ये होगा सामान्य, क्योंकि आपको पता है कि x और y पर कोई भी अगर एक्स्ट्रा कारक नहीं है तो ये रोग से क्या होंगे, सामान्य। लेकिन जब x और y है और x के ऊपर अगर ये कारक अगर उत्पन्न होता है कलर ब्लाइंडनेस का, इसको C से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, उसको H से किए थे, इसको C से, ये बात दर्शाता है कि यह है ग्रसित। और अगर हम लोग माता की बात करते हैं तो x और y, नहीं इसमें सिर्फ x और x, ये क्या है, सामान्य है। x पर अगर एगो पर अगर रहेगा हेमोफीलिया का कारक, तो फिर यह वाहक की स्थिति को ही दर्शाएगा जैसे कि वहां दर्शाया था। और x पर अगर दोनों पर अगर वर्णधता का अगर कारक है तो ये दर्शाएगा किसको बुआ, तो ग्रसित को दर्शाएगा, है ना। तो बस हमको इसी के आधार पर फिर क्या करना है, अपना काम कर लेना है। तो क्वेश्चन क्या लिखे थे कि पिता जो है वह रोग से ग्रसित है और माता जो है वो रोग का क्या है, वाहक है। तो कुछ बच्चों को शायद अभी बनाने से पहले बन भी गया होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए, थोड़ा सा हम दिखा देते हैं आपको। हाँ, जखनी चर्चा कर रहे हैं बुआरे पिता का, तो पिता जखनी रोग से क्या है वो ग्रसित है, तो इसके पास जो एलील का जोड़ा होगा एक्स सी और वाई। और अगर माता की बात करते हैं तो इसमें लिखे हैं वाहक है, तो एक्स एक्स और सी होगा। तो बस जैसा काम क्वेश्चन कह रहा था वैसे हम लोग क्या किए, वहां पर एलील का जोड़ा लगा लिए। जब एलील का जोड़ा लगा तो अब क्या करेंगे, इसका ऊपर पहले गैमीट बना लीजिएगा। अगर गैमीट बन जाएगा तो फिर रिजल्ट निकालना बहुत ही ज्यादा क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो चलिए गैमीट बना लेते हैं। तो ऊपर में पहले नंबर हम लोग पिता के गैमीट को दर्शा देते हैं, तो एक्स सी और वाई। यहाँ पर मादा के गैमीट को दर्शा दीजिए, तो इसका गैमीट बन जाएगा एक्स सी और एक्स। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच बड़े संकरण करा के देखते हैं कि रिजल्ट क्या है। तो जब इस युग्मक का संलयन अगर इस युग्मक के साथ होता है, देखिए एक्स सी, यहाँ ये तो इस प्रकार का गैमीट यहाँ पर हमको दिखाई दिया था, एलील का जोड़ा ऐसा लगेगा। यहाँ पर इस प्रकार का गैमीट है तो एलील का जोड़ा ऐसा लग जाएगा, और यहाँ पर आपको ऐसा। अब देखिए इसमें पुत्र और पुत्री हमको दोनों की स्थिति को दिखाना है, और आप देख रहे होंगे कि पुत्री में अगर ये दो कॉलम्स अगर आ रहा है, क्योंकि एक्स एक्स है, एक्स एक्स है, दोनों पुत्री होगा, एक्स वाई तो पुत्र होगा। लेकिन आप देखिए कि चारों की स्थितियां बराबर आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है। इसमें दोनों ग्रसित है, इसमें एगो ग्रसित है, एगो अभी ग्रसित नहीं है। ये तो प्रभावी अप्रभावी में एगो बुआ ने देख लो ग्रसित ही है, आज दोनों जो है सामान्य की स्थिति में दर्शा रहा है। तो यहाँ पर परसेंटेज निकाल लेते हैं कि अब देखते हैं पुत्र का क्या परसेंटेज होगा पहले, या पुत्री का। तो पहले निकाल लीजिए पुत्री का ही परसेंटेज।
पुत्री की स्थिति पर क्या होगी, तो जरा गौर से देखिएगा। हम लोग को इसको 100% में अगर डालें तो 50% क्या निकल करके आ रहा है वो आपका, तो 50% आपका निकल के आ रहा है वर्धता रोग से क्या है, ग्रसित आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका आ जाएगा ग्रसित में। एवं में आप लिख लीजिएगा 50% क्या आ जाएगा, तो ये भी बाहर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन में सिर्फ मादा जननांग वाहक थी, लेकिन उसकी एक पुत्री ऐसी भी उत्पन्न हो रही है जो क्या है, रोग से ग्रसित है। मतलब ये कह रहा है कि पिता अगर ग्रसित है और माता वाहक है तो पुत्री जो है वह वाहक तो होगी ही होगी, लेकिन उसमें ग्रसित भी होने की संभावना बना हुआ है। सामान्य की स्थिति नहीं है यहाँ पर किसी भी हाल में मतलब पुत्री जो उत्पन्न होगी वो सामान्य नहीं होगा, या तो ग्रसित होगा नहीं तो वाहक होगा। लेकिन अगर बात कर लेते हैं वो अगर पुत्र की, तो जरा गौर से देखिएगा, पुत्र या तो ग्रसित हो जाएगा और नहीं तो ये सामान्य भी हो रहा है, जबकि इसके पिता रोग से ग्रसित था और पुत्र इसके सामान्य हो रहे हैं। तो ये स्थितियां बन जाती है इस रोग में। इसमें हम निकाल सकते हैं यार 50% जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा, और वो 50% सामान्य की स्थिति में ये आ जाएगा। चलिए निकल गया। तो जैसे कि वो हीमोफीलिया की बात करेगा तो हीमोफीलिया के आधार पर हम लोग काम कर लेंगे, लेकिन प्रोसेस सेम प्रोसेस था, वो जैसा था वैसा ही ये है। बस उसमें क्या किए थे हम लोग, एच डाले थे क्योंकि हीमोफीलिया था, उसका कारण एच डाले। यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस है, वर्णता कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, पहला लेटर सी, तो यहाँ पर डालेंगे क्या, सी डालेंगे, बस काम खत्म है, बेसी टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अब इस वजह से वहां पर 6 क्वेश्चंस बना था, वैसे आप यहाँ पर भी 6 क्वेश्चंस आराम से बना सकते हैं। और अगर एग्जाम में जो भी परसेंटेज पूछे ऐसा क्वेश्चन दे दे, 4 गो ऐसा ऑप्शन लगा देगा आराम से आपको, रफ में फटाफट ये बनाना है, जो सही होगा टिक कर लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा इसका। तो चलिए इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं आज, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बना लीजिएगा और हम थोड़ा सा काम आगे कर लेते हैं। तो पहला नंबर तो क्वेश्चन सिर्फ हम बोर्ड पर लिख देते हैं, नोट कर लीजिए क्वेश्चन और इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि दोनों आपका जो है सो काम खत्म हो जाएगा। चलो हुआ, इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। हम लोगों ने क्वेश्चन जो बना रहे हैं तो इसमें देखिएगा क्या लिखे, पिता, और पिता यहाँ पर क्या है, रोग से ग्रसित है। पिता क्या है यहाँ पर, रोग से ग्रसित है। और रोग से ग्रसित पिता का एक बार संबंध बन रहा है किससे, सामान्य के साथ, दूसरी बार रोग का जो वाहक है, तीसरी बार रोग से जो ग्रसित है। और उसके बाद जो भी रिजल्ट निकलेगा पुत्र पुत्री का दोनों निकाल दीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, फिर पिता क्या है यहाँ पर, सामान्य है, और सामान्य पिता के साथ सामान्य अगर माता का संलयन की क्रिया हो जाए, या उसके बाद वाहक हो जाए, या उसके बाद ग्रसित हो जाए। तो चलिए एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, इसमें 3 क्वेश्चंस बना लेना है। एक क्वेश्चन ये है, इसमें भी 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों को बना करके परसेंटेज कर लीजिएगा। आपका हीमोफीलिया और वर्णधता दोनों पॉइंट्स पूरे कंप्लीट हो गया। और ये दोनों रोग जो था वो मंडलीय विकार के अंतर्गत लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है, मतलब ये सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम को प्रभावित कर रहा है। लेकिन एक बीमारी के बारे में और हम लोग चर्चा करेंगे जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया बीमारी जो है बुआरे, ये सेक्स क्रोमोसोम को प्रभावित नहीं करता है। जरा आप यहाँ पर देखिए होंगे कि सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम को प्रभावित किया था, इसलिए इस पीढ़ी से उस पीढ़ी में भी ट्रांसफर हो रहा है और बड़ी आसानी से हो रहा है, इसमें कोई टेंशन नहीं था। लेकिन एक बीमारी है वो जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि ये ब्लड से ही रिलेटेड बीमारी है, जो
लिंग संलग्न रोग नहीं है, वह जो है अलिंगी क्रोमोसोम को प्रभावित करता है, जिसको ऑटोसोम के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आपको याद होगा क्लास 10th में क्वेश्चन पढ़े होंगे आप लोग सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, मतलब कि लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण की चर्चा जब किए होंगे तो आप लोग क्वेश्चन सर आपको पढ़ाए होंगे कभी कि 46 गुणसूत्र जो मानव में पाया जाता है, इसको अगर हम लोग जोड़ा में पेयर्स में अगर लिखते हैं तो हमेशा 23 जोड़ा लिखते हैं। अब इस 23 जोड़ा में से हुआ 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है, इसको कहा जाता है ऑटोसोम। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन में देता है कि मानव में पाए जाने वाले 22 जोड़े गुणसूत्र को क्या कहते हैं, तो उसका नाम है ऑटोसोम। हिंदी में कहते हैं इसको अलिंगी गुणसूत्र। और 23वां जोड़ा जो है वो है, ये 23वां जोड़ा गुणसूत्र है, इसी का नाम है सेक्स क्रोमोसोम। कहते हैं इसको सेक्स क्रोमोसोम, मतलब लिंग निर्धारण गुणसूत्र। हीमोफीलिया और वरुणता की जो बीमारी होती है तो उसका कारक सिर्फ ये 23वां जोड़ा गुणसूत्र को प्रभावित करता है, और उसमें से भी किसको, तो सिर्फ एक्स को करता है, वाई को नहीं करता है। लेकिन जब हम लोग ऑटोसोम की चर्चा करेंगे तो ऑटोसोम क्या है, ये सेक्स क्रोमोसोम से अलग की बात है, जिसका काम लिंग का निर्धारण करना नहीं है, शरीर में और दूसरा पार्ट्स बनाना का है। तो उसमें बुआरी क्या होता है, उसमें भी कुछ विशेष प्रकार के कारक उत्पन्न होकर के कुछ कुछ रोग उत्पन्न कर देते हैं, तो उसी रोग का नाम है सिकल सेल एनीमिया। हेडिंग लगा लीजिएगा, सिकल सेल एनीमिया के बारे में थोड़ा सा इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और अगर सिकल सेल एनीमिया पर चर्चा हो जाएगी तो आपका मंडलीय विकार जो है वो खत्म हो जाएगा, तब हम लोग बात करेंगे किस पर, क्रोमोसोमीय विकार पर। तो पॉइंट बना लीजिएगा, सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया ये रोग खास करके ऑटोसोम, हम अभी भी बात किए हैं कि ऑटोसोम के कारण होगा, लिंग निर्धारण गुणसूत्र पर ही इसका कारक जो प्रभाव नहीं डालता है। और कब तो इसकी स्थिति होती है, इसकी स्थिति क्या है कि जब समयुग्मजी होगा, मतलब जब दोनों का दोनों कारक जो है अगर एक समान होगा, तब जाकर के ये क्या करेगा, रोग उत्पन्न करेगा। लेकिन जब इसकी स्थिति विषम युग्मजी में होगा, तब जाकर के ये रोग उत्पन्न नहीं करेगा। जैसे कि समयुग्मजी का परिभाषा पर हम आपको शुरू में लिखाए थे कि जब कैपिटल टी है तो दोनों युग्मक एक समान है, समयुग्मजी। और कैपिटल टी या स्मॉल टी तो दोनों तो युग्मक है, यहाँ पर गैमेट बन रहा है, लेकिन ये क्या दोनों अलग अलग है, तो इसी का नाम था विषम युग्मजी। तो ये सिकल सेल एनीमिया में जो कारक है, जब समयुग्मजी एक समान होगा तो रोग उत्पन्न करेगा, और जब विषम युग्मजी की स्थिति में होगा तो सिर्फ वाहक का काम करेगा, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सिर्फ ले जाने का काम करेगा। चलिए इसका परिभाषा पहले नोट कर लेते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस डिफिनेशन इसका है। लिखिए, लिखेंगे यह अलिंगी क्रोमोसोम से, यह अलिंगी क्रोमोसोम से, अलिंगी क्रोमोसोम से संलग्न अप्रभावी लक्षण है, संलग्न अप्रभावी लक्षण है, जिसे जिसे ऑटोसोमल, जिसे ऑटोसोमल संलग्न अप्रभावी लक्षण भी कहते हैं, भी कहते हैं। इस प्रकार के लक्षण जनकों से, इस प्रकार के लक्षण जनकों से संतति पीढ़ियों में, संतति पीढ़ियों में तभी दिखाई पड़ता है, संतति पीढ़ियों में तभी दिखाई पड़ता है, तभी दिखाई पड़ता है जब दोनों जनक जीन के, जब दोनों जनक जीन के वाहक होते हैं।
इस प्रकार की बीमारी का नियंत्रण, इस प्रकार की बीमारी का नियंत्रण एलील के एक जोड़े, एलील के एक जोड़े HB उस पर लेना है आपको, एक कारक है। डन। चलिए बता देते हैं HB पर कारक क्या है, ए एवं HBS कारक का नाम दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये दोनों एक समान में है, ये विषम युग्मजी की चर्चा हो रही है। अगर सम युग्मजी रहता तो यहाँ पर HBS रहता और HBS रहता, एगो ये कारक हो गया, एगो दोनों पर समान अगर कारक रहेगा तो ऐसी स्थिति में ये रोग को दर्शाएगा, और जब अलग अलग रहेगा तो बाहर का काम करेगा। तो वही लिख लीजिएगा, HbA एवं HbS द्वारा नियंत्रित होता है। इस प्रकार के रोग का लक्षण, इस प्रकार के रोग का लक्षण सिर्फ समयुग्मजी, सिर्फ समयुग्मजी युग्मजी अवस्था में ही प्रदर्शित होता है, प्रदर्शित होता है। विषम युग्मजी अवस्था में, विषम युग्मजी अवस्था में व्यक्ति सिर्फ सिर्फ रोग का वाहक होता है, रोग का वाहक होता है। इस बीमारी में मानव रुधिर, इस बीमारी में मानव रुधिर के लाल रक्त कणिकाओं का आकार, लाल रक्त कणिकाओं का आकार परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, और यह हंसियाकार, और यह हंसियाकार आकार में परिवर्तित होता है। तो चलिए इसमें क्या देखें, जब ऐसी स्थिति होगी हुआ तो रोग का क्या रहेगा, वाहक की स्थिति दर्शा रहा है, मतलब कारक का, और इस स्थिति में वाहक का, ये हो गया आपका विषम युग्मजी, ये हो गया आपका समयुग्मजी। तो इस प्रकार आपका जो है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी 2 नंबर में ये दे दे कि सिकल सेल एनीमिया से आप क्या समझते हैं, आराम से 2 लाइन का है, डिफिनेशन के साथ लिख देना है, काम खत्म है। इसमें वो ये नहीं दर्शाना है कि पेरेंट्स के पास है, संतान में कैसे आएगा, ये स्टोरी इसमें नहीं आता है। तो सिर्फ वो दोनों में था, हीमोफीलिया और वर्मता है। इसका प्रभाव में सिर्फ यही है कि जब रक्त हंसियाकार का हो गया तो रक्त का प्रभाव कम जाता है, वो बस वो कमजोरी, जैसे एनीमिया जखने है तो वो सिर्फ कमजोरी का शिकार होगा, मतलब उसके शरीर में क्या होगा, पोषक तत्व की मात्रा धीरे धीरे घटते चली जाएगी, तो बस ये कमजोरी से रिलेटेड ये बीमारी आ जाता है। अब बात कर देते हैं हम लोग, अगला पॉइंट आपका है, ध्यान दीजिएगा, वो है क्रोमोसोमीय विकार के अंतर्गत। याद करिए हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब अनुवांशिक विकार 2 प्रकार का था, तो ये सब तो चर्चा हुई थी बड़े मंडलीय विकार के अंतर्गत, ये तीनों बीमारी मंडलीय विकार में आ गया। लेकिन अब एक बीमारी है ना जिसको हम लोग कहते थे, वह भी एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमीय विकार। अब और चर्चा करते हैं क्रोमोसोमीय विकार में आखिर होता क्या क्या है। तो सबसे पहले नंबर तो आप उस दिन बीमारी का नाम लिखे थे, शायद आपको याद भी होगा कि क्रोमोसोमीय विकार में क्या था, वो तो डाउन सिंड्रोम लिखे थे, टर्नर सिंड्रोम था, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम था, क्रिमिनल सिंड्रोम था। तो ये सारी बीमारी जो थी आपका गुणसूत्रीय विकार के अंतर्गत आ रहा था। अब इसमें क्या होता है कि जब डीएनए के खंड के द्वारा गुणसूत्र का निर्माण होता है तो वैसी स्थिति में कभी कभी जो है ट्राइसोमी हो जाता है। ध्यान रखिएगा, एक नया नाम आपके सामने आया है, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब होता है 2n + 1,
इसका मतलब एक गुणसूत्र इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब चर्चा करते हैं मोनोसोमिक, ये भी बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा काम करता है। 2n-1 बट क्वेश्चन यहाँ पर देता है कि ट्राइसोमी का उदाहरण है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि कौन सा अनुवांशिक विकार है जिसमें एक गुणसूत्र घटता है तो बीमारी होता है, तो वो आ गया आपका मोनोसोमी। और जब कहेगा ट्राइसोमी तो कौन सा है जिसमें एक गुणसूत्र क्या होता है, बढ़ता है, तो बढ़ते हुए पर भी देखना है और घटते हुए पर भी देखना है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं डाउन सिंड्रोम का, तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि ऑटोसोम में 21वां नंबर गुणसूत्र में किसी भी कारणवश एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, और जब एक गुणसूत्र बढ़ा तो ट्राइसोमी में क्या होगा, कंडीशन 2n+1, तो गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। और नॉर्मल कितना होना चाहिए, 47 होगा, नॉर्मल कितना होना चाहिए था, 46। जखने 46 से 47 हुआ, एक गुणसूत्र बढ़ा, वो हमें कौन सा गुणसूत्र बढ़े, 21वां नंबर का गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। तो ये बच्चे में एक बीमारी होता है जिसका नाम है मांगोलिशियम बीमारी कहते हैं। मतलब इसका कद जो है वो छोटा हो जाएगा, सिर का आकार गोल होगा, मुंह उसका आंशिक रूप से खुला हुआ होगा और जीभ उसका मोटा होता है। ये इसका सिंपल सा लक्षण है कि कद छोटा, सिर वाला भाग गोल, जीभ उसका मोटा और मुंह हमेशा खुला हुआ रहता है। इसको ना खास करके अल्पायु भी कहा गया, क्योंकि ये ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता है। आप 15-16 में तो 20 साल तक आते आते में जो है ये एक्सपायर कर जाता है। और एक बीमारी वो है आपका, जब हम बात करते हैं मोनोसोमी का, तो इसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र घटता है, तो यहाँ पर घटने की चर्चा होती है। तो ये गुणसूत्र पर घटता कब है कि जब अंडाणु का निर्माण होता है ना मादा जननांग में, उसी समय में एक गुणसूत्र यहाँ पर गायब हो जाता है, सेक्स गुणसूत्र वाला। तो जखनी एगो गायब हो गया तो जरा गौर करिए इसमें जोड़ा कैसे लगेगा, 22x एगो तो हो गया, और एगो लगा सिर्फ 22, इसका x गायब हो गया, तो सिर्फ बचा कितना हुआ है, तो एगो तो इसमें आ गया, एगो में आ ही नहीं रहा है। और तब जब ये संलयन की क्रिया करेगा नर के साथ, तो मान लो नर का अगर 22 आया और एगो x आ गया, इसके पास कितना बचा, 44, और सिर्फ x, तो एगो x कहा गया, तो वही एगो x यहाँ जो गायब हुआ था वो संतान में यहाँ गायब हो गया। और जब यहाँ गायब हुआ तो ये तो लड़की है, लेकिन लड़की का बहुत सारा लक्षण इसके पास गायब है, क्योंकि देख रहे हैं ना, आधे गुणसूत्र आया है, आधा इसका क्या हो गया, गायब हो गया है। अगर ये बात अगर पुरुष में होता है तो मान लीजिए कि अगर नर वाला ये 22y अगर जाता, x नहीं गया है, y वाला जाता अगर इससे मिलता, तो 44 और x गायब है, क्या मिला इसको, सिर्फ y मिला है, वो x का भी गायब है। तो ऐसी स्थिति में बड़े गुणसूत्र से मात्र 45 को फूटता है। और मोनोसोमी में बीमारी हो गई टर्नर सिंड्रोम, और एक होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम खास करके नर में होता है, वो बीमारी मादा जननांग में नहीं होती है, वो अक्सर ये बीमारी नर में देखा गया है। तो इसमें दोनों स्थितियों में ये बीमारी होती है। कभी कभी क्या होता है बुआरे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि मादा के पास जो गुणसूत्र है 22x और 22x, तो मादा के पास का गुणसूत्र का मतलब युग्मक बना, और ये बनता है बुआरे किसका, 22x और 22y, ये बना नर का। अब क्या है कि बीमारी कौन सा देख रहे हैं हम लोग, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है कि ये सेक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है, कब, जब शुक्राणु का निर्माण होता है उसी समय। तो जब ये यहाँ से चला और इधर से बड़े, क्योंकि मेल में होगा तो हमेशा यही ट्रांसफर होगा, तो जब ये आता है ना तो 22x और y के जगह पर इसमें से एगो या तो x एक्स्ट्रा आ जाएगा या तो एक y एक्स्ट्रा आ जाएगा। जब एगो x एक्स्ट्रा आएगा तो ये तो है लड़का, क्योंकि एगो उसके पास y है तो लिंग का निर्धारण तो होगा, एगो x है तो शारीरिक संरचना में सब काम तो हो ही रहा है,
लेकिन जखनी एगो एक्स बढ़ा तो ये जो लड़का होगा, इस लड़का में लड़की के बहुत सारे गुण पाए जाएंगे। जैसे ये चलेगा तो लगेगा लड़की चल रही, आवाज इसका काफी ज्यादा पतला होगा, मोछदारी का रेखा नहीं बनेगा इसको। तो लक्षण बहुत ज्यादा इसका मिल जाता है किससे? मादा जननांग से। और आपको याद है हुआ रे कि जखनी मादा जननांग से जब इसका लक्षण बना तो अब इसमें मेल हार्मोन स्रावित कम होगा। जैसे टेस्टोस्टेरोन की बात करते थे, वो हार्मोन कम स्रावित होगा। जखनी टेस्टोस्टेरोन कम स्रावित होगा तो सोचिए कि परेशानी क्या होने वाली है। शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाएगा, शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, मोछदारी तो बनेगा ही नहीं। तो ऐसा जो लड़का होगा वो संतान उत्पन्न करने में बड़ा असमर्थ रहता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है ऐसी लड़की को संतान उत्पन्न करने में। और मेडिसिन के द्वारा आप दवा उवा दियाते हैं तो ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम से ज्यादा होता है। और अगर इसी स्थिति में ये कंडीशन हुआ तब हमें अगर इधर से बोलिए 22 एक्स तो हुआ था, इधर से जब आएगा कौन सा तो 22 वाई और ये वो एक्स्ट्रा वाई आएगा तो 44 एक्स वाई और वाई बनेगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो लड़का तो है लेकिन लड़का का एक्स्ट्रा गुण उसके पास हो गया, तब टेस्टोस्टेरोन बनेगा तो इसमें ज्यादा बन जाएगा, वह ज्यादा बनेगा फिर भी शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, कम हुआ था फिर भी नहीं हो रहा है। तो यह भी संतान उत्पन्न में कुछ असमर्थ रहता है, लेकिन इसकी सोच जो होती है वो हमेशा खूनी प्रवृत्ति का हो जाता है। इसलिए इसका एक नाम और दिया गया, क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहते हैं। तो आतंकवादी प्रवृत्ति का होना, चोरी करना, डकैती करना, डाका डालना, खून करना, ये सब इसका अपना सिंपल सा लक्षण से हो जाता है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा इन सारी बीमारी के बारे में कि कैसे कैसे होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ट्राइसोमी में एक बढ़ने वाला है, मोनोसोमी में एक घटने वाला है। ये दो नाम याद रखते हैं, क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव एकदम फर्स्ट क्लास बन जाएगा। या ट्राइसोमी का उदाहरण वो 47 याद रखिएगा, मोनोसोमी में आप हमेशा 45 याद रखिएगा, है ना। चलिए कुछ काम कर लेते हैं एक्स्ट्रा लगाए हुए है ना, दूसरा वाला क्रोमोसोमल विकार के लिए या उसको गुणसूत्रीय विकार, उसका वह परिभाषा भी आप लिखे हुए थे, हमने पिछले क्लास में परिभाषा भी लिख लिए है ना। चलिए अभी लगा लीजिए, गुणसूत्रीय विकार या उसी का नाम है क्रोमोसोमल विकार। इसका परिभाषा एक बार फिर से नोट कर लीजिए ताकि ध्यान में रहेगा। यहाँ पर भी लिखेंगे, गुणसूत्र की संख्या एवं संरचना में परिवर्तन के कारण, गुणसूत्र की संख्या एवं संरचना में परिवर्तन के कारण जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे गुणसूत्रीय विकार कहते हैं, उसे गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। एग्जाम्पल फिर यहाँ पर डाल लीजिए, सेम जहां पर जैसे वहां का वैसा ही कर लेंगे। देखो जैसे में लिखिएगा डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, कॉमा क्रिमिनल सिंड्रोम, क्रिमिनल सिंड्रोम इत्यादि है। क्रिमिनल सिंड्रोम इत्यादि है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब बात करते हैं इस बीमारी के बारे में। तो अभी तक आपने देखे हैं तुरंत डाउन सिंड्रोम में क्या क्या हुआ, गुणसूत्र इसमें घटा की बढ़ा सो देखिए लिए, बस खाली भाषा इसका अब लिखना है। टर्नर सिंड्रोम की बात की उसमें भी आप देखिए लिए क्या क्या हुआ, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की भी चर्चा जो हुई वो भी आप एक नजर देखिए। चलिए हुआ डाउन सिंड्रोम में
और पहले हेडिंग में रहेगा डाउन सिंड्रोम। लिखो, लिखेंगे। इस प्रकार के रोग में, इस प्रकार के रोग में 21वें नंबर, 21वें नंबर के गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र की संख्या, एक अतिरिक्त गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है, जो ट्राइसोमी ब्रैकेट में 12+1 कर लीजिएगा, ट्राइसोमी का उदाहरण है, ट्राइसोमी का उदाहरण है। इस रोग से ग्रसित रोगी का कद छोटा, सिर गोल, जीभ मोटा एवं मुंह आंशिक रूप से खुला हुआ होता है, मुंह आंशिक रूप से खुला हुआ होता है। इस बीमारी को मंगोलेजियम बीमारी भी कहा जाता है। अब वर्ड देखो, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या को बना, सबसे पहला नंबर ट्राइसोमी का उदाहरण अगर पूछता है तो 12+1, संख्या कितनी इसमें, 21वां नंबर गुणसूत्र की एक संख्या बढ़ा तो 47 की बात हम लोग कर लेंगे। उसके बाद दोबारा इस बीमारी का दूसरा नाम जो दिया गया वो क्या नाम था, तो मंगोलेजियम बीमारी दिया गया है। तो इस प्रकार से इसका एक दो क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव में बन जाता है। तो फर्स्ट यहाँ तक देख लीजिएगा। उसके बाद और इसमें हम लोग एगो दो और बीमारी के बारे में चर्चा करना है, तो रहने दीजिए अब इसको आज के लिए, फिर हम लोग इससे आगे की जो चर्चाएं हैं वो अगले क्लास में हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितना है चीज आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसको एक बार बढ़िया से देख लेना है। हर एक काम को ईमानदारी से करिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए ही हम लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। आप अगर बुरे में ध्यान दीजिएगा तो फिर बड़ी परेशानी हो जाएगी, सारा काम किया हुआ सब बेकार हो जाएगा यहाँ का। तो जितना ही चीज आपको पढ़ाया जा रहा है प्रयास करिए सबको अच्छे से कंप्लीट कर ले। हाँ, फेयर कॉपी भी बनाते चलिएगा, ताकि जब भी हमारी आपसे साथ मुलाकात हो तो हम फेयर कॉपी में देख लेंगे सबके कि पूरा कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। जो भी छूटा हुआ चीज होगा फिर से देखा जाएगा आराम से। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर मैसेज करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आज के लिए इतना है।